हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। ये करंट अफेयर्स का जो क्लास होगा फोकस्ड होगा कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स पे और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टैटिक जो टर्म होगा उसको रिलेट करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 10 से 15 फैक्ट्स मिल सकता है और जो स्टैटिक के टॉपिक होंगे वो सारे मिलेंगे। आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो या फिर आपके पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का जो स्टेट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर उसमें से स्टेट सर्विसेज का जो एसएससी होता है, और या फिर एसएससी सीजीएल जहाँ पे जीके वगैरह पूछा जाता है, जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता हो या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। तो ये सबसे पहली बात कि किसके बर्थ एनिवर्सरी जो है, हमारे जो फर्स्ट क्या थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। तो मतलब 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। फर्स्ट जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और उनसे रिलेटेड कुछ बातें याद रखेंगे कि वो जब एजुकेशन मिनिस्टर थे कब से 1948 से लेकर के और वो 1958 तक लगभग वो क्या रहे? एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो उनका काफ़ी योगदान रहा एजुकेशन के क्षेत्र में। उन्होंने आईआईटीज़ का निर्माण जो किया उनका श्रेय आता है। यूजीसी का निर्माण किया और सीएसआईआर का निर्माण किया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब चीज़ों का निर्माण का श्रेय किन्हें आता है? अबुल कलाम आज़ाद। तो उनको भारत रत्न कब मिला? 1992, यानी उनके जो मरणोपरांत है उनको भारत रत्न मिला 1992 को। और ये जो नेशनल एजुकेशन डे जो डिक्लेयर किया गया, कब डिक्लेयर किया गया? 2008 में। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री, पहले क्या होता था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं था, पहले क्या था? एचआरडी मिनिस्ट्री था। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ने जारी किया था क्या कि इन्होंने डिसाइड किया था कि 2008 के जो ऑनवर्ड है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो किनके याद में? अबुल कलाम आज़ाद की याद में। और इनका नाम जब भी आईआईटी का इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, यूजीसी और सीएसआईआर, या फिर जो नाटक कला एकेडमी था, नेशनल ड्रामा इंस्टीट्यूट, उन सारी चीज़ों के किन्होंने इस्टेब्लिश किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने ही इस्टेब्लिश करवाया था। और अब एजुकेशन की बात आ गई ही तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020 में आया। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन समिति के रिकमेंडेशन पे आया था। और जो किसने लेके आया? एचआरडी मिनिस्ट्री ने, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लेके आया। जो बाद में जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक सेपरेट, इसको क्या मिनिस्ट्री बना दिया? पहले क्या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करता था और एजुकेशन मिनिस्ट्री उसी में क्या था? इंक्लूडेड था। लेकिन अब क्या हो गया? 2020 के बाद एक एजुकेशन मिनिस्ट्री सेपरेटली बनाया गया। और अभी जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020 में। किसके रिकमेंडेशन पे? कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। लेकिन जो है इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एजुकेशन क्या डिसाइड करता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या फिर उस टाइप की चीज़ें कि लोगों का इंटेलेक्चुअलिटी दिखता है ये एजुकेशन में। लेकिन लिटरेसी की बात करेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो आप याद रखेंगे केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। कितना? 94% लिटरेसी केरला में है, बिहार इंडिया में। और बिहार जो है वहीं बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, जो कि 61.8, मतलब 62% के अराउंड जो है बिहार में लिटरेसी रेट है। तो सबसे जो अनपढ़ जो लोग हैं या फिर जो इलिटरेट पीपल है कहाँ पे है? बिहार में है।
और सबसे ज़्यादा क्या पढ़े लिखे लोग यानी लिटरेट पीपल कहाँ पे है? केरला में है। और जो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है कितना है? 74%। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 74%, मतलब इंडिया की 74% है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केरला, एंड उससे सबसे कम बिहार में। और जो है अबुल कलाम आज़ाद को जो है सबसे पहला जो है उनको उनकी जो भारत रत्न जो मिला, कब मिला? 1992 में भारत रत्न मिला। और उनकी जो सबसे फेमस जो बुक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं अबुल कलाम से आज़ाद से रिलेटेड। तो इंडिया विंस फ्रीडम किनकी बुक है? अबुल कलाम आज़ाद की। और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू गेट भारत रत्न कौन से वाइस प्रेसिडेंट है सबसे पहले कि जिनको भारत रत्न मिला? 1954 में एस राधा कृष्णन को क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो आप इससे यहाँ एक बात ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है जिनको भारत रत्न मिला 1954 में? एस राधा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनके ही जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर। 5 सितंबर क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाया जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं आप इनको भी याद रखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 21A जो क्या है? फंडामेंटल राइट है, FR या फिर मौलिक अधिकार आप कहेंगे। तो जो शिक्षा का अधिकार है उन्होंने कहता है ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत इसको लाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। 86वां संशोधन जो था 2002 में, उसके तहत ये लिया गया आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट बना दिया कि एजुकेशन जो है 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है उनको उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलेगा। 6 से 14 साल के बच्चा को क्या फ्री एजुकेशन मिलेगा। और जो है इसको फंडामेंटल एजुकेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया। फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा आर्टिकल? फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A के जो 11वां जो ड्यूटी है 11 नंबर का जो ड्यूटी है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में एजुकेशन डाल दिया, जिसमें बोला गया 6 से 14 साल का जो बच्चा है तो उनका जो एजुकेशन का है जो है उनके जो गार्जियन है या फिर जो उनके जो ऑनर है तो वो उनके क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन्हें एजुकेशन दिलाना पड़ेगा अपने बच्चों को 6 से 14 साल की एज में। तो ये हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। नाउ बात करेंगे कि अभी वालंग फेस्टिवल मनाया गया। वालंग मेला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा मनाया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इस प्लेस जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उस प्लेस के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा क्या मनाया गया? वालोंग फेस्टिवल मनाया गया। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में वालोंग, ये काफ़ी क्या है? एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये एक वार मेमोरियल है वालोंग अरुणाचल प्रदेश में। क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है सबसे पहला कि 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, ठीक? किसके? इंडिया और चाइना के बीच में। सब सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो तिब्बत पे जो चाइना जो काफ़ी ज़्यादा अपना एग्रेशन दिखाने लगा तो वहाँ पे जो दलाई लामा होते हैं उनके रिलीजियस लीडर तिब्बत के, तो उनको भाग के इंडिया में आना पड़ा हिमाचल प्रदेश में। और इंडिया ने क्या दिया उनको? दलाई लामा को शरण दे दिया, इंडिया में उनको रहने का जगह दे दिया। तो चाइना इससे नाराज़ हो गया और चाइना क्या हो गया? नाराज़ हो गए। उन्होंने बदले में अरुणाचल प्रदेश पे अटैक कर दिया। अटैक कौन सी प्लेस पे कर दिया? पीछे से वालोंग, नवंबर 1962 में अटैक कर दिया चाइना ने। और इस प्लेस में जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छे से लड़ा, लेकिन यहाँ पे जितने भी जो सोल्जर्स थे, आर्मी जो थे वो मार्टियर्स हो गए, शहीद हो गए। तो उसी प्लेस को क्या डिक्लेयर कर दिया? वार मेमोरियल वालोंग अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है कि वालोंग प्लेस को आप याद रखेंगे इंडिया चाइना वार के रूप में ये प्लेस जाना जाता है। तो इसी में क्या हुआ है कि 10 नवंबर 2022 को क्या हुआ है? इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया वालोंग मेला को। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
क्यों फेमस हुआ? जो है चाइना, इंडिया चाइना का जो वार हुआ, कब? 1962 पे। तो उस चीज़ के लिए ये काफ़ी प्रचलित है अभी। और जब नॉर्थ ईस्ट की बात आया है तो वहीं से रिलेटेड कुछ चीज़ बात करते हैं कि आसाम जो है, आसाम में एक मेला काफ़ी फेस्टिवल है, अम्बुबाची का मेला या फिर अम्बुबाची फेस्टिवल। और सिक्किम में कौन सी मेला फेमस है? लोसांग फेस्टिवल। और लोसांग और लोसर आप साथ में याद रखेंगे। लद्दाख में कौन सा फेमस मेला है? लोसर। और उड़ीसा में धनुष यात्रा। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लिए जाते हैं। आप थोड़े थोड़े जब याद करेंगे तो एक बार रिकॉल करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या क्या बताया कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पे? आसाम में। लोसांग कहाँ पे? सिक्किम में। और लोसर लद्दाख में। और धनुष यात्रा उड़ीसा में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ? झारखंड में। और ये सूरजकुंड जो है हैंडीक्राफ्ट मेला लगा अभी यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में। और सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया गोवा में। और मेदराम यात्रा कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये जो है मेघालय में मनाया गया वांगला फेस्टिवल। और दोस्तों क्योंकि जो इंडिया है हमारा इंडिया, तो इंडिया की जो हम एक बार ये देख लेंगे कि सबसे नदर्न मोस्ट और सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी पॉइंट है। उस चीज़ों को याद रखना आप, कहीं भी आपको ये पूछा जा सकता है। और ये जो है यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में डाल दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि सबसे नदर्न मोस्ट कौन सी पॉइंट है। इंदिरा कोल है लद्दाख में। सबसे नदर्न मोस्ट कौन सी पॉइंट है? इंदिरा कोल। और जो सबसे सदर्न मोस्ट है वो जो मेन लैंड से बाहर है अंडमान निकोबार में, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। मतलब जो साउथ में जो है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। और जो ईस्टर्न मोस्ट है, जो पूर्वोत्तर का सबसे जो दूर वाला जो पॉइंट है भारत से, भारत का पार्ट जो है किबिथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो गुजरात में जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसका नाम है घुअर मोती। ये चार पॉइंट याद रखेंगे। इंदिरा कोल नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? घुअर मोती, ईस्टर्न मोस्ट है किबिथू अरुणाचल प्रदेश, एंड सदर्न मोस्ट है इंदिरा कोल। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन से फेस्टिवल। आसाम में अम्बुबाची, सिक्किम में लोसांग, लद्दाख में लोसर, उड़ीसा में धनुष यात्रा, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल, और फरीदाबाद में कौन सा? सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला, गोवा में सिग्मो फेस्टिवल, तेलंगाना में मेदराम यात्रा, और मेघालय में वांगला फेस्टिवल। और दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश को हम पढ़ रहे थे। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी जो कुछ पासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको दर्रा कहते हैं। अब दर्रा क्या होता है कि बेसिकली ये एक पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है। इनके बीच में जो रास्ता है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये जो रास्ता होगा पास करने के लिए, तो इसको बोलते हैं पास। और हिंदी में इसको बोलते हैं दर्रा। तो ये पास कहलाता है। तो जो है अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन से पासेस है जो काफ़ी फेमस है? सबसे पहला सेला, बोमडिला या फिर बुमला, दीफू, ये पंगसू और पानसोंग, ये दोनों एक ही नाम है, पंगसू और पानसोंग। और मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से पासेस बताया? दर्रा, सेला, बुमडिला या फिर बुमडिला, दीफू, पोंगसू। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दर्रे आप याद रखेंगे। अभी जो है हाल ही में जो भोपाल रेलवे स्टेशन है उसको क्या मिला है? 4 स्टार। ये 4 स्टार है, देखिए 4 स्टार ईटिंग राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेशन किसको मिला? भोपाल रेलवे स्टेशन को। और ये जो है सर्टिफिकेशन कौन देता है? फसाई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फसाई जो इस्टेब्लिश किया गया 2006 के एक्ट के तहत, और ये इस्टेब्लिश किया गया 2008 में। एक्ट कौन सा? 2006 का। फसाई का एक्ट कौन सा है? FSSAI 2006 का एक्ट है। और ये जो है इस्टेब्लिश हुआ 2008 में। फसाई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी
ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे कि जो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है, तो इंडिया में जो है अभी काफ़ी फेमस चल रहा है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये कौन देता है और कितने बीचेस को मिल चुका है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है सर्टिफाइड बीच जो है इंडिया में कितने हैं, 12 है अभी, ठीक। और जो इसको जो देता है कोपेनहेगन ऑर्गेनाइजेशन है, कोपेनहेगन के जो डेनमार्क जो कंट्री है वहाँ की है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन देता है, कोपेनहेगन ऑर्गेनाइजेशन डेनमार्क की क्या देता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट जो था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था सबसे पहला। कहाँ पे है गोल्डन बीच, पुरी ओडिशा में है। तो फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको, गोल्डन बीच पुरी ओडिशा में। और न्यूज़ जो सबसे अभी जो न्यूज़ जो मिला ये कहाँ पे, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहाँ का दो आइलैंड को मिला, एक मिनिकॉय एक ठुंडी। इन दोनों को क्या लेटेस्ट जो मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, मिनिकॉय और ठुंडी को। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है, कोपेनहेगन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे जब ये बता रहा था कि भोपाल में जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का जो है अवार्ड सर्टिफिकेशन मिला फसाई के द्वारा। तो भोपाल कहाँ पे पड़ता है, एमपी में। तो एमपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, इंदौर में, इंदौर के एमपी के इंदौर में इस्टेब्लिश किया गया। और यही इंदौर है जिसको वाटर प्लस सिटी भी कहा जाता है। वाटर प्लस सिटी कहाँ, यहाँ पे वाटर का स्कैरसिटी मतलब वाटर की क्राइसिस नहीं है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाटर प्लस सिटी बोला जाता है या फिर वाटर सरप्लस सिटी, ठीक, याद रखेंगे। और जो है एमपी में ये जो है वाटरफॉल कहाँ पे है, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल या फिर धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, ये है नर्मदा रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे। और नर्मदा रिवर जो निकलता है कहाँ से निकलता है, आप बताएंगे कि नर्मदा रिवर कहाँ से निकलता है, अमरकंटक के जो पहाड़ी है अमरकंटक से निकलता है। और ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलता है। और जो नर्मदा जो दो पहाड़ियों के बीच में है, कौन से दो पहाड़ी है, एक है विंध्यन माउंटेन रेंज, एक है सतपुरा माउंटेन रेंज। दो पहाड़ियों के बीच से जो नदी निकलती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और ये जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। और जो है नर्मदा रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। ये याद रखेंगे, नर्मदा से रिलेटेड कितनी बातें याद रखेंगे, धुआंधार वाटरफॉल है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, अमरकंटक से। इसमें एक डैम बना है ओमकारेश्वर डैम, और ये दो पहाड़ियों के बीच में है, विंध्या और सतपुरा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पुलिंग बूथ मतलब वोट करने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं पोलिंग बूथ बोलते हैं। और जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो जगह है कहाँ पे ऐसा हुआ, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ कहाँ पे हुआ, अभी जो इलेक्शन चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे हिमाचल प्रदेश के एक तासीगंज जगह है, विलेज कह सकते हो आप, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के तासीगंज लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे क्या हुआ 100% वोटिंग हुआ। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि 52 ही लोग थे, तो 52 को पकड़ के वोटिंग कराया गया, तो मतलब सारे क्या हो गए लोग वोट दे दिए, तो वहाँ पे 100% वोटिंग हुई। तो जो हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखेंगे। कितना हाईएस्ट है ये, 4650 मीटर, मतलब 4600 मीटर के करीब में है। जो इलेक्शन से रिलेटेड जो बात आया तो बात करेंगे कि जो फर्स्ट वुमेन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रही है, तो कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है फर्स्ट वुमेन में, रमा देवी। ये ओनली जो है वुमेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है। और
ये रमा देवी रही। तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के 3 मेंबर होते हैं, ठीक। 1+2 आप कह सकते हो। एक क्या होता है, चीफ होता है, तो उनको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा होता है इलेक्शन कमिश्नर होता है। और जो इलेक्शन कमीशन से जो रिलेटेड जो है एक आर्टिकल है, कौन सी आर्टिकल है, आर्टिकल 324 को याद रखेंगे, किससे है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अभी जो है 2022 में जो अभी रिसेंट में जो है हम अपना कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ 2 क्या है, इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जबकि वहाँ पे हिमाचल की बात हुआ है, तो हिमाचल से रिलेटेड एक बात याद रखेंगे कि आरोहण 4.0 जो किसने ये आरोहण 4.0 का इनिशिएटिव लाया था, IPPB, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आरोहण 4.0 का इनिशिएटिव हुआ। फर्स्ट वोटर जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहला जो वोट किया, जब इंडिया आज़ाद हुआ, सबसे पहला जो वोट करने वाला जो व्यक्ति क्या है, अभी उसको रिसेंटली उसकी जो क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसने मर गया। तो कहाँ से था, हिमाचल प्रदेश में। उनका नाम क्या था, श्याम शरण नेगी। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वोटर जो इंडिपेंडेंट इंडिया में वोटिंग किया, उसका नाम क्या है, श्याम शरण नेगी। अब ये इंडिया लॉन्चेज वीरांगना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारी। जो वीर नारी जो है ना, तो उनके लिए जो है ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, उनके जो शिकायत को सुनने के लिए एक क्या किया गया, वीरांगना सेवा केंद्र जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया। वीर नारीज के लिए क्या, वीरांगना सेवा केंद्र लॉन्च किया गया। जो है सबसे पहला जो CDS था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहला कौन था, जनरल बिपिन रावत था, ये याद रखेंगे, जिनका जो है तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान क्या हो गए, मृत्यु हो गई। और सेकेंड अभी कौन है, अनिल चौहान, ये याद रखेंगे। अभी CDS कौन का जो है, जो हेड कौन है, अनिल चौहान। तो एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आपकी, जो आर्मी कमांडर चीफ है, या ये आप बताएंगे कि कौन होता है आर्मी कमांडर चीफ, तो ये होता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है, चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस जो है, उसका चीफ कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्मी, ये जो है हमारे जो फोर्सेस से रिलेटेड। सबसे पहला आर्मी डे, नेवी डे एंड एयरफोर्स डे। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, एंड नेवी डे 4 दिसंबर को, एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 3 दिन याद रखेंगे, आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे कब, 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो नेशनल वुमेंस डे बताएंगे कि कब मनाया जाता है। नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, और किसके मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे, सरोजनी जो नायडू है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ अभी काफ़ी फेमस है और कभी भी पूछ सकता है ये चीज़ें, तो वंदे ट्रेन के बारे में। वंदे भारत जो ट्रेन है बहुत सारे लॉन्च किया गया, तो अभी जो साउथ इंडिया में पहला जो है वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया गया, और ये 4-5 तरीके के सीरीज़ लॉन्च किया गया। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि जो है इसको T18 ट्रेन भी कहा जाता है। किसको, वंदे भारत ट्रेन को क्या बोला जा रहा है, T18 ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, T18 ट्रेन किसको बोल रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन को। और जो है पहला जो है वंदे भारत ट्रेन कहाँ पे लॉन्च किया गया, दिल्ली से वाराणसी के बीच में लॉन्च किया गया। और दूसरा वंदे भारत ट्रेन कहाँ पे, दिल्ली टू कटरा यानी जम्मू कश्मीर में है, वो वहाँ तक लॉन्च किया गया। तीसरा जो है गुजरात, दिल्ली टू गुजरात के में लॉन्च किया गया। और फोर्थ कहाँ पे था,
कि न्यू दिल्ली टू हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया ये। और जो है पांचवा जो लॉन्च किया गया है, पांचवा या कह सकते हो आप कि साउथ इंडिया का जो फर्स्ट है, साउथ इंडिया का वंदे 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 भारत ट्रेन, तो वो किसके इसके बीच में, चेन्नई टू मैसूर के बीच में लॉन्च किया गया। किस कब, 11 नवंबर को 2022 में। किसके द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखेंगे, कवच। कवच जो है, जो एक्सीडेंट होते हैं उससे जो बचने के लिए, टू स्टॉप एक्सीडेंट को बचने के लिए एक कवच एक इनिशिएटिव है, जिसमें बजट में अनाउंस किया गया कि कवच क्या है, जो एक्सीडेंट्स जो है उसको रोकने के लिए कवच इनिशिएटिव को लाया गया। नाउ के चेन्नई से रिलेटेड और मैसूर से रिलेटेड कुछ बातें देखें कि चेन्नई में क्या क्या किया गया कि चेन्नई ग्लोबल ड्रोन एक्सपो वहाँ पे किया गया। चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो किया गया। और जो चेन्नई में ही 44th चेस ओलंपियाड का जो है अभी ये पूरा कम्प्लीटली उद्घाटन किया गया। और जो है मैसूर जो है ये सिटी काफ़ी आपको फेमस याद होगा। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कौन किया, हैदर अली का जो बेटा है ये टीपू सुल्तान है। और ये जो है आप पढ़ेंगे जब इनकी जो मैसूर का जो एक रीजन था और अंग्रेज़ों ने कैसे हड़पना चाह रहा था, तो इन लोगों ने कैसे अपना ब्रेवरी से लड़ा था, आप हिस्ट्री में काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो बजट, एक चीज़ याद रखेंगे कि जनरल बजट और रेल बजट को कब एक साथ मर्ज कर दिया गया, रेलवे और जनरल बजट को कब मर्ज किया गया, ये अभी हाल ही के वर्ष में मर्ज किया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किसके रिकमेंडेशन पे, ये इसका कमेटी पूछ लिया जाता है कि विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसको क्या किया, रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया। और दोनों को जो अलग किया गया था, कब अलग किया गया था, ये एकवर्थ कमीशन के, जब अंग्रेज थे तब एकवर्थ कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्या किया, रेलवे बजट और जो है और जनरल बजट को सेपरेट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेलवे बजट और जो जनरल बजट है जो सेपरेट किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, एकवर्थ कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेपरेट किया गया था। ट्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो याद रखेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर रेलवे ट्रेन कहाँ पे चलाया गया, ये है स्विट्जरलैंड में। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन 2 किलोमीटर की ये लगभग ट्रेन है, वहाँ पे चलाया गया। और इंडिया का जो सबसे जो लंबी जो क्या है मालगाड़ी, जिसको फ्रेट ट्रेन भी बोलते हैं, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, जिसको क्या नाम दिया गया, सुपर वासुकी कौन है, इंडिया का मालगाड़ी है, फ्रेट ट्रेन है, लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है, लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है कौन, सुपर वासुकी। अब बात करेंगे कुछ स्टैच्यू है जो है अभी हाल ही के दिन में इनॉग्रेट किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया कब, 11 नवंबर 2022 को। और ये कहाँ पे, बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। और इसकी जो हाइट है लगभग 108, कितना, 108 फीट के करीब है, 108 फीट है। और किसके नाम पे, ये जो नदा प्रभु जो है कैंपेगोरा, नद प्रभु कैंपेगोरा जो है, इन्होंने ये जो बेंगलोर का जो फाउंडर जो है, ये कैंपेगोरा ही थे बेंगलोर का फाउंडर। तो उन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से स्टैच्यू बनाया गया, जिसकी हाइट 108 मीटर है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु के फाउंडर कौन है, कैंपेगोरा। तो आप बताएंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है, आप खुद से रिकॉल कीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे पहले किसके, सरदार पटेल की स्टैच्यू है। और ये केवडिया जो है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। और इसका जो आर्किटेक्ट था कौन था, राम सुतार था। आर्किटेक्ट कौन था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, राम सुतार। ये कब जो बनाया गया, कब इनॉग्रेशन कब हुआ उसका, 31 अक्टूबर 2018 को केवडिया गुजरात में हुआ, सरदार पटेल की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में। किसकी मूर्ति है ये, संत रामानुजाचार्य की। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति
क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और लॉर्ड शिवा की जो हाईएस्ट स्टैचू है कहाँ पे भी बनाया गया, ये है नाथ द्वार, जो है नाथ द्वार राजस्थान में, वहाँ पे बनाया गया, जिसका नाम दिया गया विश्वास स्वरपुरम। लॉर्ड शिवा के स्टैचू का क्या नाम दिया गया, विश्वास स्वरूपम स्वरूपम नाम दिया गया। और इसका जो कहाँ, कौन सी प्लेस में, नथ द्वार में। और जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है किसकी मूर्ति है, ये है सरदार पटेल की। और जो ये है BR अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ नॉलेज की मूर्ति कहाँ पे लगाया गया, महाराष्ट्र में के लातूर में लगाया गया। और जो BR अम्बेडकर जो थे, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो। और सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पे है, USA में। सिलिकॉन वैली अगर पूछ लिया जाए तो USA होगा उसका आंसर, जबकि जो सिलिकॉन वैली इन इंडिया अगर पूछ लिया जाएगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया पूछ लिया जाएगा तो कहाँ पे होगा, बेंगलोर। बेंगलोर क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। या फिर बेंगलोर को ही बोला जाता है सिटी ऑफ गार्डन। मतलब बेंगलोर को क्या क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर सिटी ऑफ गार्डन, ये बोला जाता है। ये कितनी मूर्ति पढ़ ली अभी हमने। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी मूर्ति है, ये है कैंपगोरा की मूर्ति। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य। लॉर्ड शिवा की मूर्ति सबसे बड़ी कहाँ, नथ द्वार में। और स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर की, महाराष्ट्र में के लातूर में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का क्या मिला था, रिजर्वेशन मिला था। और ये एक्ट 2019 में पारित हो गया था। और इसका जो अमेंडमेंट था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, जिसमें EWS को इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया था उसको बैकग्राउंड बनाते हुए 10% दिया था। किसको, जिनको जो है जो जनरल कैटेगरी के जो पीपल थे और जो नॉन क्रीमी लेयर में जो आते थे, या फिर जिनकी जो 8 लाख से जो इनकम कम थी, तो उनको 10% का क्या मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था। तो क्या है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या फैसला दिया है, पाँच जज के बेंच ने फैसला दिया है कि किन्हीं का मत है कि ये 10% का जो रिजर्वेशन है, जो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया बनाया है, सही है, और कुछ लोगों का जो मत है कि ये गलत है। तो ये 3-2 से डिसीजन आया है कि 3 लोगों का मानना है कि उन्होंने सपोर्ट किया है क्या, कि जो है EWS जो बेसिस माना है, जो अपना क्राइटेरिया, तो वो उनको सही माना है। और जो 2 लोग जो है उनको अपोज किए कि ये गलत है। लेकिन क्या होता है कि 5 जब बेंच जो स्प्लिट हुआ 3-2 में, तो मेजोरिटी का फैसला माना जाएगा। तो मेजोरिटी ने हाँ अगर इसको सही ठहराया है, तो ये क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हो गया, संविधान के तहत ये अब क्या हो गया, जज ने भी वेरीफाई कर दिया कि ये चीज़ें सही है। क्या, EWS का 10% जो है वो जो रिजर्वेशन है उसको सही है। और EWS के जो 10% है वो उसका क्राइटेरिया क्या माना गया था कि जो OBC को छोड़ के, SC ST को छोड़ के, और जो बाकी जो लोग हैं, जनरल जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब गरीब हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये फाइनली जो है अब ये परमानेंट, जैसा कि जो SC ST बाकी लोगों का जो रिजर्वेशन चलता है उसी तरीके से ये रिजर्वेशन चलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी चौंकाने वाली बात आ गई कि जो है अभी झारखंड में क्या हो गया, झारखंड के गवर्नमेंट ने अभी जो एक बिल पारित किया, विधेयक, झारखंड के जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे, और उन्होंने क्या पास कर दिया कि 77% क्या रिजर्वेशन देगा अपने स्टेट में। 77% रिजर्वेशन देगा। कहाँ, वहाँ का जो CM है हेमंत सोरेन ने वो वहाँ पे बिल पारित करवाया। तो किस तरीके से रिजर्वेशन होगा, तो यहाँ पे इसको देखना होगा कि इंदिरा साहनी जो जजमेंट था, तो उनका लिमिट था कि 50% से ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये 1992 का केस था, ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। इंदिरा साहनी जजमेंट जो था 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो क्या हो गई 10% जो है जो रिजर्वेशन था EWS को, तो ये भी जो है इंदिरा साहनी जजमेंट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये 10% देने के बाद 50% को क्रॉस कर जाता है रिजर्वेशन। तो उसी तरीके से क्या है, झारखंड गवर्नमेंट ने 77% रिजर्वेशन देने का फैसला किया।
तो उन्होंने दिया SC को 12% रिजर्वेशन, ST को 28% और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 50% और OBC को अदर बैकवर्ड क्लास को 12% और EWS को 10%। तो टोटल हो जाते हैं 77% का क्या हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये जो है देखना होगा कि ये चीज़ आगे सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर नहीं, या फिर कैसा क्या चलता है। तो लेकिन आप याद रखें कि 77% किसने रिजर्वेशन दे दिया है अपने स्टेट में, जो जॉब है, जो वैकेंट सीट है उसके लिए झारखंड ने रिजर्वेशन दिया है कितना, 77% का। झारखंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि झारखंड में जो है बोकारो स्टील प्लांट है, ये झारखंड में है और ये किसके हेल्प से बनाया गया, रसिया के हेल्प से बनाया गया। आप इसका जवाब देंगे कि ये कब बनाया गया। और जो जमशेदपुर है, ये सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झारखंड में है और ये जो है किसके किनारे है, स्वर्ण रेखा जो रिवर है वहाँ पे, जिसमें क्या है, जब गोल्ड के गोल्ड के जो डिपॉजिट मिलते हैं थोड़े बहुत, वो वहाँ पे मिलते हैं, इसी रिवर में मिलता है इंडिया में। आयरन स्टील कंपनी 1907 में बनाया गया, जमशेदपुर में ही इसको बनाया गया। अभी क्या हुआ कि PM गति शक्ति का जो है मल्टी मॉडल क्या हुआ, समिट हुआ। तो वो कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वे समिट कहाँ पे हुआ, वाराणसी में। तो बेसिकली PM गति किससे रिलेटेड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस है, जो ट्रांसपोर्ट है से रिलेटेड जो है वो सारे, इसमें कितने इंजन थे, 7 इंजन थे PM गति शक्ति में, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। और ट्रांसपोर्ट में किस किस चीज़ें के बारे में बात किया गया इसमें, कि रेलवे हो, वाटरवे हो या फिर रोडवे हो, इन सारी चीज़ों के बारे में। और जो मल्टी मॉडल वाटर समिट जो हुआ अभी 2022 में, 11-12 नवंबर 2022 में होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बातें हैं वो सारे बात करेंगे। और जो है इसकी जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको करवाया, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री। तो इसका मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो है इसका मिनिस्ट्री है। और जो मिनिस्ट्री है सर्बानंद सोनोवाल को मिला हुआ है आयुष मिनिस्ट्री। तो आयुष किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये भी याद रखेंगे। आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, और वाई से क्या होता है, योग, वाई फॉर योग। तो ये है पूरा आयुष मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, कौन है उसका मिनिस्टर, सर्बानंद सोनोवाल। और जो वाराणसी में क्या हुआ अभी इसका PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट वाराणसी में हुआ। वाराणसी को क्या बोला जाता है कि SCO जो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका कल्चरल सिटी भी घोषित किया गया वाराणसी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें था, आप इसको याद रखेंगे।